देखिए आपका जो चल रहा था आईपीसी में, आपका अध्याय 5A शुरू हमें करना है। आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी यानी कि आपराधिक साजिश या आपराधिक षड्यंत्र। बैठिए हो जल्दी, इधर बैठ जाइए, इधर पीछे जगह है या आगे इधर आ जाइए। हाँ इधर बैठिए भाई, इधर बैठ जाइए, इधर आराम से ही बैठिए, इधर आगे बैठिए थोड़ा। हाँ आगे बैठिए कोई। देखिए आपका जो शुरू करना है हमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी या आपराधिक साजिश या आपराधिक षड्यंत्र, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन प्री में निश्चित बनता है और आपका एलएलएम स्तर पर भी बना था। या तो केस भी आपको कुछ जानना है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी होती क्या है। जो वर्तमान समय में क्वेश्चन आपका बन रहा है प्री में भी, वह आपका 107 के सेकंड खंड और 120 ए में डिफरेंस क्या है। बैठिए, इधर बैठ जाइए भाई, जगह तो है ही, आगे बैठिए। यानी कि 120 के साथ 107 के सेकंड खंड और 120 ए में अंतर भी आजकल पूछा जा रहा है कि कौन अंतर नहीं है। इसके बाद केस भी इसमें आपका बताया गया था और 107 में ही बताया गया था केस, फिर उसको बताया जाएगा कि दोनों में डिफरेंस बताया गया कि हर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी को जब भी आप पढ़ेंगे तो पहले एरिया कवर किया जाता है कि कहाँ कहाँ से आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे। देखिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी को जब भी पढ़िए तो पहला नियम आपका आया कि धारा, आगे बैठिए हो, आगे बैठिए हैं तो जगह, बैठिए। धारा 107 का सेकंड खंड पहले पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी को आप पढ़ेंगे 100 आईपीसी 120 ए और 120 बी। इसके बाद जो आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी को पढ़ना है, इसके लिए साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य के स्पेशल नियम बनाए गए हैं। यानी कि साजिश को साबित करने के लिए साक्ष्य के विशेष नियम दिए गए हैं और वह नियम आपका साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 में दिए गए हैं, 10 में दिया गया है। तो आपका धारा 10 भी थोड़ा बहुत देखना है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 क्या होती है। जब भी आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी पढ़ेंगे तो कुछ आपराधिक षड्यंत्र के लिए आपका कॉग्निजेंस या संज्ञान न्यायालय तभी लेगा जब आपका जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या राज्य सरकार द्वारा मुकदमा चलाने की परमिशन दी गई हो और इसके लिए सीआरपीसी में जाना पड़ेगा और सीआरपीसी की धारा 196 पढ़ना है। यानी कि षड्यंत्र के मामले में राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट सामान्यतः जब परमिशन दे देंगे तभी अभियुक्त पर आगे मुकदमा चलेगा। ये इसके बाद आपका जो षड्यंत्रकारी होते हैं उनका ज्वाइंट ट्रायल होता है। यानी कि उनका एक साथ विचारण होता है षड्यंत्र के लिए और इसमें आपको जो पढ़ना है वह सीआरपीसी की धारा 223 पढ़ना है। यानी कि सीआरपीसी की धारा एक और आपका सेक्शन मिलेगा, सेक्शन 223 सीआरपीसी का। यानी कि जो भी षड्यंत्रकारी हैं आपका उनका जब ट्रायल किया जाएगा तो उनका विचारण एक साथ चल सकता है। ये सीआरपीसी की धारा 223 बताएगी। इसके बाद षड्यंत्र के बारे में जो आपका कुछ केस हम बताएंगे, 7-8 केस भी याद रखना पड़ेगा। और इसके बाद आपका एक सेक्शन कम से कम और कोरिलेट करेंगे पढ़ते समय और वह आईपीसी की धारा 43 कोरिलेट होगी। जो इलीगल
या अवैध शब्द को बताती है। इसके बाद एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका, और वह है पति और पत्नी का, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ का पढ़ना है, जो इंग्लैंड से को रिलेट करके आजकल पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में पति और पत्नी एक ही व्यक्ति माने जाते हैं, अतः अगर वह आपस में ही साजिश रचते हैं तो वे दंड के भागी नहीं होंगे। लेकिन भारत में पति और पत्नी पृथक व्यक्ति माने जाते हैं। आगे बैठिए इधर आकर, ये डिब्बा थोड़ा आगे कर दीजिए और अब बैठिए। भारत में हस्बैंड एंड वाइफ आपका पृथक व्यक्तित्व रखते हैं, अलग अलग लीगल पर्सनालिटी रखते हैं और पति पत्नी ही साजिश रचते हैं। तो भारत में पति पत्नी साजिश रचने के लिए दंड के भागी होंगे। तो आपका हस्बैंड वाइफ जब भी पढ़िए, आपका एविडेंस की एक धारा को रिलेट कर लीजिएगा। इस समय पूछा भी जा रहा है नया मॉडल, और वह जो पूछा जा रहा है कि एविडेंस की किस धारा में ये सिद्धांत समाहित है कि पति और पत्नी की हैसियत सेपरेट या पृथक होती है, तो वह एविडेंस की धारा भी अब याद रखिएगा 120, यानी कि साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा बताती है कि पति और पत्नी की हैसियत अलग है, पति अलग पत्नी अलग, एक में न समाहित कर दीजिएगा इंग्लैंड जैसे। तो ये साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा 120। तो आगे बताया जाएगा, ये तो पहले छोड़िए, अब एक एक करके चला जाए। अब एकदम से आपका शुरुआती दौर से चला जाए और फिर आपका बेहरे आपका देखा जाएगा, लेकिन एकदम शुरुआती दौर से हम चलते हैं। और आपका देखिए, आपका सामान्य नियम क्या है, अब जनरल रूल से चला जाता है। सामान्य नियम यह है कि किसी व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए तभी दंडित किया जाए, यानी कि अपराध के तत्व हम कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार मैं बताया भी हूँ, और पिछली बार झारखंड एपीओ में पूछा भी गया था कि अपराध के लिए क्या आवश्यक है। तो अपराध के लिए दो बातें आवश्यक हैं, एक एक्टस रिया यानी कि आपराधिक कार्य, और दूसरा मेंस रिया यानी कि दुराशय। यानी कि अपराध के लिए यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति ने आपराधिक कार्य किया हो। अब कार्य नहीं, ये नहीं कि कार्य कह दीजिएगा, हम एक शब्द उसके आगे लगा रहे हैं, कौन, आपराधिक। तो फिर आपका दिमाग जाना चाहिए कि कार्य और आपराधिक कार्य यानी कि एक्ट और क्रिमिनल एक्ट में क्या अंतर है। तो आपराधिक कार्य का मतलब ये हुआ कि ऐसा कार्य जिसे कानून अपराध घोषित किया है, और कार्य में तो सभी कार्य आ जाएंगे, आप पढ़ रहे हैं ये भी कार्य हैं, लिख रहे हैं ये भी कार्य हैं, लेकिन उस कार्य को क्रिमिनल एक्ट कब कहा जाएगा, जब किसी कानून द्वारा उस कार्य को क्या घोषित किया गया हो, अपराध। ये जरूर याद रखिए, कार्य में तो सभी आ जाएंगे। पहला है कि अब किसी व्यक्ति ने कोई आपराधिक कार्य किया हो और उस कार्य को करते समय उसके मन में मेंसरिया या दुराशय या आशय या दुर्भावना या मनः स्थिति हो। अगर ये दो बातें हैं तो हम कहेंगे कि वह अपराध किया है। लेकिन लेकिन लगाकर चलना है। लेकिन आपका कुछ मामले ऐसे हैं कि जहाँ की आपराधिक कार्य नहीं हुआ है, यानी कि आपराधिक कार्य पूर्ण ही नहीं हुआ, कंप्लीट ही नहीं हुआ, फिर भी व्यक्ति को उस कार्य के लिए दंडित किया जाता है। यानी कि सामान्य नियम यह है कि किसी व्यक्ति के मन में दुराशय हो और वह आपराधिक कार्य किया हो, तब उसके लिए सजा दी जाए। लेकिन यह लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है। कुछ मामले ऐसे हैं जहां की व्यक्ति आपराधिक कार्य करने में असफल रहा है,
कार्य कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी उसे क्या दी गई? सजा। अब ऐसे मामलों को, ऐसे अपराधों को एक नाम देते हैं। और फिर झारखंड ने पहली बार बनाया क्वेश्चन, इंसिएंट ऑफेंस या अपरिपक्व अपराध, अपूर्ण अपराध, आरंभिक अपराध, प्रारंभिक अपराध। भाई फिर याद रखिए, कार्य पूर्ण नहीं हुआ फिर भी व्यक्ति दंड का भागी, फिर भी उसके कार्य को अपराध माना गया है। अगर ऐसी कंडीशन रहती है तो हम कहते हैं कि यह जो अपराध है यह इंसिएंट ऑफेंस है, अपरिपक्व अपराध है, अपूर्ण अपराध है। अब ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन अपरिपक्व अपराध है, तो आईपीसी में 3 ऐसे अपराध दिए गए हैं जो अपरिपक्व है, यानी कि पका नहीं, यानी कि कार्य हुआ नहीं, फिर भी व्यक्ति दंड का क्या होता है? भागी। अब फिर मैं बताया था दुष्प्रेरण में, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कौन कौन से 3 अपराध हैं। तो पहला है क्रिमिनल अटेम्प्ट, यानी कि आपराधिक प्रयत्न हो गया पहला। क्रिमिनल अटेम्प्ट यानी कि आपराधिक प्रयत्न। एक उदाहरण देखिए, ए ने बी पर गोली चलाई और गोली बी के बगल से निकल गई, तो क्या ए ने जिस कार्य को सोचा था कि यह कार्य हम करके बी की हत्या कर देंगे, क्या ए का कार्य पूर्ण हो गया कि अपूर्ण रह गया? अपूर्ण रह गया। फिर भी ए अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए दंड का क्या होगा? भागी। दूसरा आपका एबेटमेंट है, बताया भी गया था, दुष्प्रेरण है। और आपका 108 का स्पष्टीकरण 2 याद रखना है, जहाँ की ए बी को उकसाता है कि हे बी तुम सी की हत्या कर दो, और बी हत्या करने से इनकार कर देता है, कार्य हुआ नहीं, तब फिर भी ए दंड का भागी होगा और ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंडनीय होगा। तो दूसरा कौन सा पूर्ण अपराध हो गया? एबेटमेंट यानी कि दुष्प्रेरण। और तीसरा आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र। तो आपराधिक षड्यंत्र में क्या होता है ये देखिए। तीसरा पूर्ण अपराध है आपराधिक साजिश या आपराधिक षड्यंत्र कहिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कहिए। इसका एक उदाहरण देखिए, ए और बी आपस में सहमत होते हैं कि चलो हम लोग सी की हत्या कर देंगे या करवा देंगे। तो भले सी की हत्या हुई हो न हुई हो, ए और बी जो ये रजामंद हो गए हैं, ये रजामंदी ही पर्याप्त है। और ए और बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के लिए यानी किसी की हत्या के षड्यंत्र के लिए दंड के भागी होंगे, कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि ए और बी जिस कार्य के लिए सम्मत हुए हों वह कार्य किया जाए। अगर वह कार्य न भी किया जाए तब भी व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के लिए दंड का भागी होगा। तो फिर एक बार लास्ट में याद रखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से अपूर्ण अपराध हैं? आपका दुष्प्रेरण दे दे, आपराधिक प्रयत्न दे दे, आपराधिक षड्यंत्र दे दे, उपर्युक्त सभी दे दे, तो उपर्युक्त सभी मार कर आइए। दूसरा मॉडल बनता है कि कौन आपका पूर्ण अपराध नहीं है, दे तीनों ये रहेगा। और एक रहेगा अपहरण, या व्यपहरण दे देगा या चोरी दे देगा, तो ये अपूर्ण अपराध नहीं है। अपूर्ण अपराध केवल कितने हैं? 3। अब आइए आगे बढ़ा जाए। जहां तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की बात है, आपका दूसरा आपका पॉइंट ये उठाना है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये आपका कई जगह पूछा गया है कि जब 107 के सेकंड खंड में आपराधिक षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण को दंडनीय बनाया गया था, तो ये नई धारा
120 ए और 120 जोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो पहला तो यही आपका अंतर भी हम बता देंगे एक दो, और आपका वही अंतर बार बार पूछा जाता है। फिर आपका यानी कि जब पहले से आईपीसी में 107 के खंड सेकंड में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी द्वारा एबेटमेंट का प्रावधान किया गया है, तो अलग से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी को क्यों दंडनीय बनाया गया और अलग से इसकी परिभाषा क्यों दी गई, इस पर गौर करना है। तो फिर एक बार देखिए, 107 का अगर आप सेकंड खंड देखें, मैं बताया भी था, तो इसमें है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति षड्यंत्र रचते हैं, साजिश रचते हैं, और उस साजिश के अनुसरण में कोई कार्य किया जाता है, तब ऐसे लोग षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के दोषी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 107 का सेकंड खंड, यही बारीक अंतर है, 107 का सेकंड खंड केवल और केवल तब लागू होगा जब उस साजिश को आगे बढ़ाने में या तो कोई एक्ट किया गया हो या इलीगल ओमिशन किया गया हो। यानी कि या तो कोई कार्य किया गया हो या कोई अवैध लोप किया गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए तथा बी ये साजिश रचते हैं कि चलो सी के घर में चोरी कर लेंगे और इसी समय पकड़ लिए जाते हैं, तो 107 के सेकंड खंड के तहत ये षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, दंडित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ कार्य किया जाना क्या था, आवश्यक। इसी बीच बंगाल में उपद्रव होता है, और उपद्रव में ये देखा जाता है कि कुछ लोग आपस में साजिश रचते हैं और साजिश फलित नहीं होती है और न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी हो गए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक व्यक्ति साजिश रचे, न्यायालय में मुकदमा चला, वे लोग कहे कि हम तो केवल साजिश ही रचे थे, कोई अभी कार्य नहीं किए थे, और कार्य का किया जाना 107 के सेकंड खंड में क्या है, आवश्यक। तो बाइज्जत क्या हुए, कोर्ट द्वारा बरी। तब आप अंग्रेजी सरकार ने तब ये सोचा कि भाई ऐसी कंडीशन में तो तमाम जो षड्यंत्रकारी हैं वह कह सकते हैं कि बरी हो जाएंगे। तो अंग्रेजी सरकार ने 1913 ईस्वी में, तो जो महत्वपूर्ण आपका मामला है अगला प्री के लिए क्वेश्चन, की धारा 120 ए और 120 बी कब जोड़ी गई, तो 1913 ईस्वी में पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन कि 120 ए और 120 बी कब जोड़ी गई, तो आपका 1913 ईस्वी में जोड़ी गई। और इसमें आपका क्या मामला है, तो इसमें ये जोड़ा गया कि अगर अपराध को करने या करवाने के लिए साजिश या षड्यंत्र रचा गया है, तो ऐसी दशा में उस षड्यंत्र के अनुसरण में किसी कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है। अगर षड्यंत्र रचा गया, दो या दो से अधिक लोग आपस में सहमत हो गए, तो मात्र सहमत ही दंडनीय बना देगी, कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है। तो आप लोग बताइए कौन अवधारा व्यापक वे रखती है और कौन सीमित दायरा। आजकल ऐसा क्वेश्चन बन रहा है, 107 का सेकंड खंड का दायरा सीमित है, 120 ए का दायरा व्यापक है, क्योंकि असफल षड्यंत्र सफल षड्यंत्र दोनों 120 में आ जाएंगे, और 107 का दायरा क्या है, थोड़ा सीमित। क्योंकि अब दूसरा 107 के तहत कोई न कोई कार्य किया जाना आवश्यक है। 120 ए के तहत अगर अपराध करने या करवाने के लिए साजिश रची गई है,
तो कोई कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आपका केस से जानना है। यही बार बार कंपटीशन में भाई 4 ऑप्शन देकर पूछ भी रहा है कि हर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन के बाद में इन दोनों धाराओं में डिफरेंस क्या है, ये बताया गया। तीसरा आपका अंतर कह सकते हैं कि 107 का सेकंड खंड मूल आईपीसी में था, लेकिन 120 ए कब जोड़ी गई, बाद में। भाई कब जोड़ी गई, सन याद करके जाइएगा, 1913। क्यों जोड़ी गई, बंगाल में उपद्रव के कारण जोड़ी गई। अब आपका ये तो सामान्य बातें हुई। अब षड्यंत्र होता क्या है, इसके लिए आपका पहले इंग्लैंड का नियम जानिए और तब आपका 120, हाँ एक दोनों में पहले बता दिए भाई। 120 ए में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी परिभाषित की गई है और 120 बी में उसके लिए दंड का प्रावधान है। फिर एक बार याद रखिए, आपराधिक षड्यंत्र की धारा में परिभाषित है 120 क या 120 ए में, उसके लिए पनिशमेंट की धारा में बताया गया है 120 बी में बताया गया है। अब आगे इसमें बढ़ा जाए, अगला देखिए भाई आपका। अगला आपका ये देखना है कि जो षड्यंत्र होता है वह गुप्त रूप से बनाया जाता है, गुप्त रूप से पलता बढ़ता है, गुप्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है। अतः जो डायरेक्ट एविडेंस की बात है, प्रत्यक्ष साक्ष्य की बात है, वह मुश्किल होता है। यानी कि षड्यंत्र में प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना क्या होता है, मुश्किल। अतः ज़्यादातर षड्यंत्रों को आपका परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार पर, यानी कि कंडीशन ऐसी थी, इस आधार पर क्या किया जाता है, साबित। याद रखिए प्रत्यक्ष साक्ष्य क्या है, मिलना मुश्किल रहता है। तो जहाँ तक षड्यंत्र की बात है, अब केस के माध्यम से चला जाए। पहला जो केस आपका आता है इंग्लैंड में, ये भी आपका पूछा जाता है और पहला केस है आपका मलकही बनाम आर का केस है। यानी कि मलकही अंडर भाई मलकही वर्सेज आर, ये जो केस है ये 1868 ईस्वी का है, यानी कि 1868 ईस्वी का। और इंग्लैंड का केस है, देखिए आपका मुल्कही दे या मलकही दे, घबराना नहीं है। मलकही बनाम आर, आर का मतलब होता है रिंग, रिंग का मतलब रेक्स भी होता है, रेक्स का मतलब हुआ किंग, किंग मतलब सम्राट, सम्राट का मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड में जितने भी मुकदमे अभियुक्त के विरुद्ध चलते हैं, उन मुकदमों में जो मुकदमा चलाता है वह सम्राट अपने नाम से चलाता है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति अपने नाम से नहीं चलाता, सरकारों के नाम से चलता है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अभियुक्त का नाम, यानी कि सरकार किसके खिलाफ मुकदमा चला रही है, अभियुक्त के खिलाफ, या भारत सरकार बनाम अभियुक्त का नाम। यानी कि जितने संज्ञेय मामले हैं, याद रखिए, उसमें पीड़ित की ओर से सरकार लड़ती है और अभियुक्त दूसरा पक्षकार होता है। क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पूरा सोसाइटी प्रभावित हुआ है, अतः पूरी सोसाइटी को न्याय दिलाने का कार्य किसका है, राज्य का। इसके लिए राज्य ने मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एपीओ नियुक्त किया है, जजों के न्यायालय में लोक अभियोजक नियुक्त किया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर रखा है, जो कोर्टों में सरकार की ओर से क्या रखेंगे, पक्ष रखते हैं। तो किस मामले में सरकार लड़ती है, आपका पीड़ित की ओर से, संज्ञेय की असंज्ञेय, संज्ञेय। किस मामले में पूरा समाज प्रभावित होता है, सीआरपीसी में बताया गया था, संज्ञेय। चलिए अब आइए, मलकही बनाम
आर का केस याद रखना है। मलकही बनाम आर के केस में सर्वप्रथम क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी को परिभाषित किया गया था और जज का नाम भी पूछा जाता है। जस्टिस विल्स ने परिभाषित किया, यानी कि इस केस में जस्टिस विल्स ने क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी को परिभाषित किया था। जस्टिस विल्स ने जो परिभाषा दी थी, आपका वह परिभाषा अन्य 4 न्यायाधीशों की रजामंदी से दी थी, यानी कि टोटल 5 जज थे। विल्स ने षड्यंत्र को परिभाषित किया और अन्य 4 जजों की सहमत से किया। वे जो 4 जज हैं, एक ब्लैकबर्न महोदय हैं, दूसरा ब्रेमवेल है, तीसरा कीटिंग है और चौथा पीगट है। यानी कि जो 4 न्यायाधीश हैं जिनकी रजामंदी से विल्स ने आपका परिभाषा दिया था, फिर हम नाम बता दे रहे हैं। पहला आपका ब्लैकबर्न महोदय थे, ब्लैकबर्न। दूसरा ब्रेमवेल हैं, ब्रेमवेल। तीसरा न्यायाधीश कीटिंग है, कीटिंग। और चौथा पीगट, पीगट। इन चारों की सम्मत से जो विल्स ने आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी, वही परिभाषा वर्तमान समय में हूबहू हमारे आईपीसी की धारा 120 ए में समाहित कर दी गई है। तो अलग से हम परिभाषा नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जो परिभाषा रहेगी यही 120 ए में क्या रहेगी, समाहित। भाई तो अलग से बताना क्या, 120 से शुरू ही होगा बेहरक। जो मलकही बनाम आर के केस में जस्टिस विल्स ने परिभाषा दिया था, उसको अनुसमर्थन किया गया, उसका सपोर्ट किया गया। और दूसरा केस है क्वीन बनाम लीथम का केस है। तो दूसरा केस आपका याद रखना है, क्वीन वर्सेज लीथम का केस है। ये 1890 का केस है और इसमें आपका जो मलकही में परिभाषा दी गई थी, वो उस परिभाषा को मान्यता दी गई। अर्थात मलकही के केस में जो परिभाषा क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी की दी गई, उसे सही माना गया। किस केस में माना गया, क्वीन बनाम लीथम के केस में। अब आगे बढ़ा जाए। अब आगे देखिए, जहाँ तक भारतीय विधि की बात है, पहले कह करके चला जाए तब कोरिलेट किया जाएगा। जहाँ तक आईपीसी की बात है, क्योंकि आईपीसी में 120 ए में क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी को परिभाषित किया गया है और यह परिभाषा किस केस में दी गई और उसी को हूबहू उतार दिया गया, तो मलकही बनाम किस में, आर में। तभी 2 केस या 3 केस बताया जा चुका, 3 केस अभी याद रखिए और 3-4 बताया जाएगा। कौन कौन बताया गया, अंतर याद रखिएगा। कौन सा केस बताया गया आपका, मैंने केहर सिंह का। दूसरा आपका क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी की परिभाषा किस केस में दी गई, मलकही बनाम आर में। किस जज ने दिया, विल्स ने। तीसरा आपका क्वीन बनाम लीथम का केस बताया गया। चौथा 120 है और 120 भी कब जोड़ी गई, 1913 में। ये सब एकदम रट्टा मारना है, इसमें भाई कोई चूक आपका क्षम्य नहीं है। ये भी मैं बता दूं, एक भी अगर चूक करते हैं तो वह अक्षम्य है। अब आइए परिभाषा देखा जाए। परिभाषा में भी 2-3 टेक्निकल बातें हैं। देखिए भाई, आपका अध्याय 5 चल रहा है इस समय। अध्याय भी कई बार पूछा जा रहा है कि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा किस अध्याय में दी गई है, तो ये अध्याय 5 है। और 1913 ईस्वी में क्या किया गया, जोड़ा गया। 2 ही सेक्शन इसमें हैं, 120 ए और 120 बी। 120 ए निकाल लीजिए या 120 की
आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। अब आपराधिक षड्यंत्र की जो परिभाषा है, देखिए आप पढ़ते समय कैसे तोड़ेंगे और कैसे आप कह सकते हैं कि उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जबकि दो या अधिक व्यक्ति, यानी कि पहला नियम आया कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, दो, या दो से क्या हो, अधिक, दो या दो से अधिक। अब आगे बढ़ा जाए। अब क्या करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करेंगे, तो हम कहेंगे कि आपराधिक षड्यंत्र रचे हैं। तो पहला खंड बता रहा है कि कोई अवैध कार्य कोई इलीगल, यानी कि कोई अवैध कार्य, इलीगल एक्ट करते हैं। दूसरा, कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने, करने मतलब खुद करने, और करवाने मतलब क्या हुआ, दूसरे से करवाने को सहमत होते हैं, यानी कि रजामंद हो जाते हैं। यानी कि दूसरा पॉइंट ये है कि कोई आपका ऐसा कार्य जो अवैध न हो, यानी कि ऐसा कार्य जो अवैध न हो, यानी कि या तो कोई अवैध कार्य या ऐसा कार्य जो अवैध न हो, यानी कि करने, यानी कि स्वयं करने, या दूसरा है किसी से करवाने के लिए क्या होते हैं, सहमत हो जाते हैं आपका, यानी कि सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो कोड है वह कौन सी धारा है, सहमत। और ऐसा सहमत, ऐसी सहमति ही क्या कहलाएगी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। फिर आपका परंतुक भी दिया है, इसके बाद स्पष्टीकरण दिया है। अब परंतुक भी देख लिया जाए, स्पष्टीकरण, तब व्याख्या की जाए। परंतुक ये बताता है कि परंतु किसी अपराध को करने की सहमत के सिवाय कोई सहमत आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमत के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमत के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा न कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक व्यक्ति सहमत हुए हैं, अगर अपराध को करने या करवाने के लिए सहमत हुए हैं तो कोई कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है। केवल सहमत होना ही इन्हें दंड का क्या बना देगा, भागी। और अगर अपराध से भिन्न अन्य कार्य करने के लिए सहमत हुए हों या करवाने के लिए, तब कुछ न कुछ कार्य किया जाना क्या है, आवश्यक। तो बताइए, कब कार्य किया जाना आपराधिक षड्यंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, जब अपराध करने या करवाने के लिए साजिश रची गई हो कि अन्य के लिए, अन्य अन्य के लिए जरूरी है और अपराध के लिए जरूरी नहीं। ये जो परिभाषा है ये फिर एक बार याद रखिए, मलकही बनाम आर में दी गई और उसी परिभाषा को हूबहू हमारी आईपीसी की धारा 120 में रख दिया गया। तो फिर आपका एक बार देखिए, अब एक एक शब्दों को चलना है। अब एक एक शब्द चला जा भाई। पहला आइए, व्यक्तियों की संख्या पर पहले आया जाए। जहां तक आपराधिक षड्यंत्र की बात है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों की संख्या कम से कम दो या दो से अधिक हो। अगर एक ही व्यक्ति है तो वह किसी भी हाल में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, दो, या दो से अधिक 100 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना, दो।
अब जो बेयर एक्ट की भाषा है आपका देखिए कैसे पूछा जाता है। षड्यंत्र के लिए आवश्यक हैं एक से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक, आपका केवल दो, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आपका इसमें इस ऐसी समस्या प्री में आ चुकी है, जब भी ऐसी समस्या आए, जो बेयर एक्ट में वाक्य लिखा है, पहली वरीयता आपकी ये होनी चाहिए कि वही शब्द स खोजिए। तो बेयर एक्ट में क्या लिखा है? दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो एक से अधिक न, एक नहीं, दो नहीं, कम से कम। लेकिन क्या मारकर आना है ऑप्शन में? दो या दो से अधिक। अब आइए, जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, अब ये आपका राजस्थान में पूछा गया था, यूपी में हो सकता है रिपीट कर दे। इंग्लैंड में पति और पत्नी कानूनन एक ही व्यक्ति माने जाते हैं। अतः अगर इंग्लैंड में हस्बैंड एंड वाइफ किसी अपराध को करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसी दशा में वे इंग्लैंड में आपराधिक षड्यंत्र के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पति पत्नी आपका एक ही माने जाते हैं। यानी कि दो जिस्म एक जान कहा जाता है आसान भाषा में, कि दो जिस्म एक जान, यानी कि अलग अलग पर्सन होते हुए भी उनकी हैसियत या स्टेटस क्या है? एक ही है। तो जरूर याद रखिए, इंग्लैंड में पति पत्नी षड्यंत्र के लिए कभी भी दोषी नहीं होते। लेकिन जहाँ तक भारत के कानून की बात है, भारत के कानून में पति पत्नी को एक नहीं माना गया है। पति की हैसियत अलग, पत्नी का हैसियत अलग, पति का पर्सनालिटी अलग, पत्नी की पर्सनालिटी अलग। अब इसको ध्यान से समझिए दो तीन उदाहरण से। प्राचीन काल में पत्नी और पति की हैसियत एक मानी जाती थी, और पति को अधिकार होता था कि वह पत्नी को जुए में हार जाए, पत्नी को बेच दे इत्यादि। जैसे उदाहरण आपका महाभारत में भी मिलता है, आपका इत्यादि में मिलता है। लेकिन वर्तमान समाज में पति को यह अधिकार नहीं है, और पति और पत्नी अलग अलग व्यक्ति माने जाते हैं। और एक जगह आपका तुरंत आईपीसी की धारा 497 भी कोरिलेट करना है, एडल्ट्री या जार कर्म का अपराध। इसमें भी बताया गया कि पत्नी की व्यक्तित्व अलग और पति का क्या है? अलग। और पत्नी की हैसियत पति की हैसियत पर निर्भर नहीं करती, उसकी स्वतंत्र इच्छा है। और आपका केस याद रखिएगा, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। तो आगे बताया जाएगा डिटेल में। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में अगर पति पत्नी ही मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचते हैं, तो भारत में ये आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड के भागी होंगे। तो मान लीजिए पति और पत्नी, एक उदाहरण देखा जाए, पति और पत्नी ने मिलकर कॉन्स्पिरेंसी किया और आपराधिक षड्यंत्र ये किया कि चलो हम लोग बी की हत्या कर देंगे या बी की हत्या करवा देंगे, माने पति पत्नी। तो भले हत्या हो या न हो, क्योंकि मात्र सहमत हो जाना पर्याप्त है। अगर साजिश किसके लिए रची गई है? आपका अपराध को करने या करवाने। सहमत के अलावा कोई कार्य का किया जाना आवश्यक, भाई याद रखिए, इसीलिए जोड़ा ही गया। तो ऐसी दशा में भारत में पति पत्नी दंड के क्या होंगे? भागी। इसको जब भी आप पढ़िएगा, मैं फिर बता दूं, आप एक तो एविडेंस की धारा को रिलेट करेंगे, और वह पति पत्नी के बारे में पूछी जाती हैं। आपका 120 120 याद करके जाएंगे। नया क्वेश्चन बन रहा है इंटरव्यू में भी कि एविडेंस में कहाँ दिया गया है कि पति और पत्नी का जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वह पृथक होता है। पति पत्नी अलग अलग व्यक्ति होते हैं, एक नहीं होते। तो कौन सी धारा मार कर आएंगे? 120।
उसमें क्या कहा गया अब समझिए। बिहार में पिछली बार आया था, उलझाऊ क्वेश्चन आ गया था। चाहे जितना भी उलझाए, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो गलत होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर उलझाता है क्वेश्चन और कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो निश्चित रूप से गलत होकर आएगा। और आपका प्रयास होना चाहिए कि जो भी पढ़ाया जाए पहले कंसेप्ट एकदम दिमाग में उस बात का क्लियर होना चाहिए और तब अन्य बातें पढ़िए। इसमें ये देखिए 120 में क्या है, एक लाइन बताया जाए कि पति के खिलाफ पत्नी कॉम्पिटेंट विटनेस होगी, सक्षम साक्षी होगी। यानी कि पति के विरोध में पत्नी गवाही दे सकती है, पति के पक्ष में भी दे सकती हैं। इसी प्रकार पति पत्नी के विरोध में भी गवाही दे सकता है और पक्ष में भी। यानी कि पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ सक्षम साक्षी होंगे कि अक्षम? सक्षम होंगे। अगर एक रहते तो कहाँ से सक्षम होते भाई? एक रहते तो पति पत्नी के खिलाफ या पक्ष में गवाही नहीं दे पाता, और पत्नी किसके पक्ष में या विरोध में नहीं गवाही दे पाती? पति के। लेकिन कानून इन दोनों को क्या मानता है? अलग। 120 धारा याद करके जाइएगा एविडेंस की। अब आगे बढ़ा जाए। अगला नियम ये आया कि अगर तीन व्यक्तियों पर, तीन चार उदाहरण यहाँ देखना है, फिर एक केस देखना है। अगर मान लीजिए कि तीन व्यक्तियों पर ये आरोप लगा कि ये लोग मिलकर षड्यंत्र रचे हैं, दो तीन उदाहरण देखिए। यानी कि मान लीजिए ए और बी तथा सी पर ये आरोप लगाया गया है कि ये मिलकर षड्यंत्र रचे हैं, और ये ए तथा बी बाइज्जत बरी हो जाते हैं। यानी कि ये साबित नहीं हो पाता कि ए और बी षड्यंत्र में शामिल थे, तो जो अकेले सी बचा, क्या उसे षड्यंत्र के लिए दोषी ठहराया जा सकता है कि नहीं? बताइए तो। नहीं। क्यों? क्योंकि षड्यंत्र के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना जरूरी है? दो। और इसमें अब कितना बचा? यानी कि सबको छोड़ दिया जाए और केवल एक ही व्यक्ति बचता है, तो क्या साजिश के मामले में उसे दंडित किया जा सकता है कि नहीं? नहीं। दूसरा उदाहरण देखिए। मान लीजिए ए बी तथा सी तीनों पर षड्यंत्र द्वारा हत्या के दुष्प्रेरण का आरोप लगाया गया, और आपका सी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, और पता लगा कि षड्यंत्र रचा ही नहीं गया और तीनों पर षड्यंत्र के मुकदमे थे, तो क्या भले सी संस्वीकृति या कन्फेशन किया हो, सी को भी छोड़ना होगा? क्योंकि षड्यंत्र के लिए कम से कम तो दो व्यक्ति क्या होना चाहिए? आवश्यक। अब तीसरा नियम देखिए। ए बी तथा सी तीनों पर, भाई आपका एक केस सहित बता दिया जाए, क्योंकि एक केस भी है इस पर और उस षड्यंत्र पर। अब अगला केस हम बता रहे हैं षड्यंत्र पर, चौथा लगभग। फिर एक बार देखिए, अभी और चार पांच बताए जाएंगे। चौथा केस हम बता रहे हैं बारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर का। लगातार इस पर क्वेश्चन आ रहा है। इसका उपनाम भी याद रखना है, इसका और बातें भी, जज का नाम भी पूछा गया है, सतर्क रहिएगा। वारेंद्र कुमार घोष, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज इम्परर। इम्परर का केस है। जज का नाम याद रखिएगा, लॉर्ड समनर या लॉर्ड सुमनर। लॉर्ड समनर या सुमनर हैं। इस केस का जो उपनाम है, पूछा जा सकता है नया क्वेश्चन, अलीपुर षड्यंत्र केस। यही छोटी छोटी बातें कवर करनी है। अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस केस में होता क्या है? सबसे अच्छा उदाहरण भी चल जाएगा, केस भी चल जाएगा। देखिए, ये दूसरा हो सकता है पूछ ले कि पोस्टमास्टर हत्याकांड या पोस्ट ऑफिस लूट कांड कौन केस का उपनाम है? तो अगर
मास्टर हत्याकांड दे, पोस्ट ऑफिस लूट कांड दे, तो यही केस मार कर आइएगा। कौन सा? बारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर। अब जज का क्या हुआ था, ध्यान से समझिए। 3 व्यक्ति थे, पहले से योजना बना कर आए थे, यानी कि माइंड मेकअप करके आए थे, यानी कि पहले से सहमत बना कर आए थे। याद रखिए, पहले से क्या किए थे? सहमत बना कर आए थे कि चलो डाक खाने को लूटा जाएगा। तो ए और बी डाक खाने के अंदर चले गए, और जो सी था बारेंद्र कुमार घोष, वह दरवाजे पर क्या रहा? खड़ा। ए और बी जब अंदर चले गए तो कैशियर से पैसा मांगे, कैशियर थैला नहीं दिया पैसे का, तो थैला की छीना झपटी हुई। उसी में ए ने कैशियर को गोली मार दी और कैशियर मर गया। जब हल्ला हुआ तो ए और बी फरार हो गए, यानी कि ए बी पतली गली से क्या हुए? फरार हो गए। अब तीनों पर आपका मुकदमा चला। ए और बी कभी पकड़े नहीं जा सके। मैं फिर बता दूं, ए बी कभी पकड़ा कौन गया? अब जो ये बारेंद्र कुमार घोष था, जब हल्ला हुआ तो लगा भागने, लोग इसको दौड़ाने लगे। तो ऐसी दशा में आपका ये पिस्टल लिया था, लोगों पर चलाने लगा गोली, लेकिन अंततोगत्वा पकड़ लिया गया। इस पर आपका मुकदमा चला, षड्यंत्र द्वारा हत्या और लूट का मुकदमा चला। सी का देखिए क्या क्या तर्क था। पहला तर्क था कि हजूर, यानी कि बारेंद्र कुमार घोष के तर्कों को देखना है। पहला ये तर्क था कि हजूर मैं विवश करके लाया गया था, यानी कि मुझे फियर दिखाया गया था, मुझे भय दिखाया गया था और बचाव लिया आईपीसी की धारा 94 का। तो कोर्ट ने ये कहा कि जब ए और बी अंदर चले गए बिल्डिंग में, तब माने उस समय तुम्हें कोई भय नहीं था, वहां से क्या हो जाते? फरार। तर्क विफल। दूसरा कहा कि मैं तो मात्र बाहर क्या था? खड़ा था। यही आपका पूछा जाता है। तो जस्टिस सुमनर ने कहा कि जो व्यक्ति मात्र खड़े रहते हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, वे भी अपराध में बराबर के क्या होंगे? दोषी। तो मात्र खड़ा तुम थे और षड्यंत्र रच कर आए थे, तो एक षड्यंत्रकारी ने जो किया कार्य या जो कुकर्म किया है, उसके लिए तुम भी जिम्मेदार होगे, भले तुम मात्र क्या थे? खड़े। यानी कि आपका मात्र खड़ा होना ही पर्याप्त है, क्योंकि साजिश के लिए ए ने हत्या किया, तो उस हत्या के लिए तुम भी क्या होगे? जिम्मेदार। ये माना जाएगा कि हत्या किसने किया है? तुम्ही ने। तो हत्या किया ए, माना जा रहा है सी, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। फिर सी आपका मैंने ये बचाव लिया, फिर सी ये बचाव लेता है कि हजूर ए और बी तो पकड़े ही नहीं गए, मैं अकेला षड्यंत्रकारी हूँ, तो अकेले षड्यंत्रकारी को क्यों दंडित किया जाए? तो देखिए, कोर्ट में ये बात प्रूफ की गई कि ए बी तथा सी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचे थे। तो अगर ये साबित हो जाता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपराधिक साजिश रचे हैं, तो भले कुछ लोग भाग जाएं, भले कुछ लोग मर जाएं, तो ऐसी दशा में फिर बता दें, अगर एक ही पकड़ा गया है तो उस एक को भी सजा मिलेगी, एक को ही मिलेगी, क्योंकि ये प्रूफ हो गया है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने क्या किया था? साजिश रचा। देखिए, पिछले उदाहरणों में ये साबित ही नहीं हो पाया, तब छूट जाता था अकेला व्यक्ति, और यहाँ ये कोर्ट में साबित हो गया कि ए बी और सी ने मिलकर क्या किया? षड्यंत्र रचा। और चूंकि ए बी कभी पकड़े नहीं जा सके, केवल कौन पकड़ा गया? सी। तो सी षड्यंत्र के लिए दोषी होगा कि नहीं होगा? ये लीडिंग केस है और बार बार पूछा जाता है। BHULLM में केवल वाक्य पूछ लिया
कि किस केस में कहा गया कि जो व्यक्ति मात्र खड़े रहते हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, वे भी अपराध में बराबर के दोषी होंगे। तो ये तो बारेंद्र कुमार घोष के ही वाद में किसने कह दिया? जज का नाम याद करके जाइए। कौन जज हैं? लॉर्ड सुमनर। अब आगे बढ़ा जाए। अभी तो आपका व्यक्तियों की संख्या पर आए हम। थोड़ा भाई अच्छा चैप्टर है आपका। व्यक्तियों की संख्या के बाद आइए। जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य, पहला अब अगला शब्द इसी को मथना है थोड़ा और अच्छे से। अवैध कार्य, इलीगल आपका एक्ट, अवैध कार्य करने को, अब आगे भी इसमें, या करवाने, करवाने के लिए क्या हुए हैं? सहमत हुए हैं। तो ऐसी सहमत ही क्या कहलाएगी? यानी कि क्रूड क्या है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का सहमत, यानी कि आपका रजामंदी ही क्रूड है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या हो गए? रजामंद। अब अगला क्वेश्चन ये आपका और अच्छे से इसको जानना है। अभी झारखंड में पिछली बार पूछा गया है, यूपी में भी पूछा गया है कि अवैध कार्य, अवैध शब्द को आईपीसी में 43 में परिभाषित किया गया है। यानी कि अवैध शब्द जब भी पढ़िएगा तो आईपीसी का कौन सा सेक्शन को रिलेट करेंगे आप? 43। अवैध शब्द को आईपीसी के सेक्शन 43 में स्पष्ट किया गया है। और देखिए प्री का मॉडल भी यहाँ हम बता देते हैं और डिटेल में भी बताएंगे। अवैध का मतलब क्या हुआ? तो अवैध को 3 मतलब बताया गया है। यानी कि आपका अवैध का मतलब ये हुआ कि जो अपराध हो, अर्थात इसका मतलब जितने भी ऑफेंस हैं उन्हें आईपीसी इलीगल या अवैध मानती हैं। दूसरा ये, जो ला द्वारा प्रोविटेड हो, यानी कि जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, यानी कि प्रतिषिद्ध हो, यानी कि जिन कानूनों को जिन कार्यों को कानून किए जाने पर रोक लगाता है, वे सभी कार्य भी क्या माने जाएंगे? अवैध। और तीसरा, जिन कार्यों के आधार पर, यानी कि ऐसे कार्य जो सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करते हैं, यानी कि सिविल कार्यवाही का क्या उत्पन्न करते हैं? आधार, वे भी अवैध माने जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 120 ए में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की परिभाषा है, ये केवल आपराधिक मामलों के लिए नहीं है, ये सिविल मामलों में भी कार्य करेगी। और कैसे कार्य करेगी? इसका दायरा बहुत व्यापक है। फिर एक बार देखिए, जो इसका दायरा है वह बहुत व्यापक है। तो पहले तो प्री का मॉडल तब एक समझाया जाए भाई, इस पर उदाहरण भी देने पड़ते हैं तीनों पर और आपका तमाम बातें। लेकिन झारखंड और यूपी बिहार में, यूपी में क्या पूछा गया है, हमें प्री का भी मॉडल चलते रहना है। झारखंड ने बनाया कि अवैध का मतलब क्या हुआ। यूपी भी बना चुका है 2-3 बार। जो अपराध हो, जो विधि द्वारा रोका गया हो, जो कार्य सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करे, उपर्युक्त सभी। तो जो नए खिलाड़ी रहते हैं, यानी कि वो समझते हैं कि हम तो सब कुछ जानते हैं, अभी अभी माने उत्पन्न हुए हैं, तो वह बस ये देखते हैं कि जो अपराध हो, पढ़े तो रहते नहीं 43, क्योंकि ना एलएलबी में पढ़ाया जाता है ना ही किसी कोचिंग में। भाई कोचिंग में भी कहाँ इतना पढ़ाया जाता है, वो तो दुरासे पढ़ा दिए, 34 पढ़ा दिए, 149 पढ़ा दिए, निकल गए। यहाँ तो भाई कोई छोड़ा ही नहीं जाता, एक एक छोटी छोटी बातें पढ़ाया जा रहा है और 2 लेक्चर कॉन्स्परेंसी में लगेगा, ताकि इसलिए ताकि कहीं से भी इस बार क्वेश्चन आ जाए। प्रयास ये करिए कि आगे जे भी आने वाली हैं भाई इन सब कानूनों में गलत न हो। मैं फिर बता दूं,
तो फिर एक बार देखिए, आप तीनों मार कर आइए, केवल अपराध नहीं। ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि अवैध मतलब केवल अपराध, अरे भाई अपराध नहीं, तीनों हैं। अब झारखंड का दूसरा मॉडल देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन अवैध नहीं है? देखिए नहीं वाला खतरनाक है। ये तीनों वाक्य दिया गया था 3 ऑप्शन में। एक दिया था अनैतिक कार्य, तो क्या मार्क कराएंगे? कौन अवैध नहीं है? तो अनैतिक कार्य। भाई कौन अवैध नहीं है? अनैतिक कार्य अवैध नहीं माना गया है। इमोरल जो एक्ट होता है उसे अवैध कानून नहीं मानता। तो अवैध किसको मानता है? जो अपराध हो, जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, और जो सिविल कार्यवाही का क्या उत्पन्न करे? आधार। अब देखिए कितना अंदर तक इसमें जाना है। पहले ऑफेंस पर आया जाए। जहां तक ऑफेंस की परिभाषा की बात है, आईपीसी में ऑफेंस की परिभाषा जो दी गई है वह सेक्शन 40 में दी गई है, 40 में स्पष्ट किया गया है। और सीआरपीसी में जो परिभाषा दी गई है वह सीआरपीसी की धारा 2N में दी गई है। यानी कि अवैध अपराध को आईपीसी की धारा 40 में, लीगल तौर पे परिभाषा नहीं कहेंगे, धारा 40 में स्पष्ट किया गया है। जबकि सेक्शन सीआरपीसी के 2N में परिभाषित किया गया है। एमपी में भी ये क्वेश्चन कई बार बना है कि अपराध कहाँ परिभाषित हैं। अगर आईपीसी की धारा 40 भी दे दे, 2N सीआरपीसी दे दे, तो वरीयता बेयर एक्ट की देंगे। परिभाषा सीआरपीसी की हेडिंग है, आईपीसी की नहीं। आईपीसी की धारा 6 से लेकर 52 की हेडिंग है साधारण स्पष्टीकरण। तो दोनों आ जाए तो आप किसको सही मारेंगे? दो में से एक चुनना हो तो सीआरपीसी। तो अपराध का मतलब क्या हुआ? तो सेक्शन 40 में देखिए, जो आईपीसी के तहत अपराध हो, तो आईपीसी के तहत अपराध की शुरुआत धारा 107 से होती है, दुष्प्रेरण से। जो विशेष विधि के तहत अपराध हो, स्पेशल लॉ के तहत, जैसे SC/ST एक्ट, आयुध अधिनियम इत्यादि, स्पेशल लॉ की परिभाषा आईपीसी की धारा 41 में। और जो लोकल लॉ के तहत अपराध हो, स्थानीय विधि के तहत अपराध हो, और स्थानीय विधि की परिभाषा किस में? 42 में। इसका मतलब ये हुआ कि अपराध का मतलब यहाँ क्या हुआ? तो जो आईपीसी के तहत अपराध हो, जो स्पेशल लॉ के तहत, और जो किसके तहत? लोकल लॉ के तहत। तो अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति आईपीसी के तहत किसी अपराध को करने या करवाने के लिए सहमत हुए हैं, या आयुध अधिनियम या SC/ST एक्ट के तहत, स्पेशल लॉ के तहत किसी अपराध को करने या करवाने के लिए सहमत हुए हैं, या स्थानीय विधि जो किसी पर्टिकुलर स्थान में लागू, जैसे यूपी कोई बना दिया, तो किसी स्थानीय विधि के तहत अपराध को या तो स्वयं करने या करवाने के लिए क्या हुए हैं? सहमत। तो ऐसी सहमत ही क्या कहलाएगी? क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी। अब अगला ये, अब जो कार्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, अब अपराध हटा दीजिए, ये तो आपराधिक विधि में शुद्ध रूप से आ जाएगा। यानी कि जिन कार्यों को करने से कानून प्रतिषिद्ध करता है, रोकता है, भले वे अपराध हो या न हो, ऐसी दशा में वे क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी में आ जाएंगे। जैसे दो उदाहरण मैं दे रहा हूँ, और एक उदाहरण संविदा अधिनियम की धारा 23 से कवर करिएगा, और दूसरा टीपीए की धारा 6 से कम 2 उदाहरण। पहला उदाहरण मैं बता रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट की धारा 23 से। कॉन्ट्रैक्ट की धारा 23 पिछली बार भी जे में आई थी। यानी कि करार के उद्देश्य कब विधि विरुद्ध होंगे, अनलॉफुल होंगे, और उसका कंसिडरेशन या प्रतिफल कब अनलॉफुल होगा, आपका सेक्शन 23 बताता है।
और कहता है कि करार का उद्देश्य और प्रतिफल ये नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसे प्रतिफल और उद्देश्य पर क्या लगा दिया है कॉन्ट्रैक्ट ने, रोक। तो रोक लगा दिया है तो ये क्या कहेंगे, विधि द्वारा प्रतिष्ठित। बताइए सिविल मामला में हम ले गए कि आपराधिक, सिविल, तो षड्यंत्र आपका केवल आपराधिक ही नहीं होता, सिविल मामले में भी आएगा। तो धारा 120 से सिविल मामलों में लागू, सिविल मामलों के लिए है कि क्रिमिनल के लिए कि दोनों के लिए, दोनों मार कराइए। क्योंकि देखिए आपका विधि द्वारा प्रतिषिद्ध मैं आपका सिविल में बता रहा हूँ। आपका टीपीए की धारा 6 ये बताती हैं कि किन किन संपत्तियों के अंतरण को कानूनन रोक दिया गया है, किन किन प्रॉपर्टियों का ट्रांसफर नहीं होगा, और दो या दो से अधिक व्यक्ति साजिश रचकर उसी प्रॉपर्टी को अंतरण करने या करवाने के लिए क्या होते हैं, सहमत। तो ये अपराध नहीं है, लेकिन अपराध भले न हो, लेकिन ये कार्य विधि द्वारा क्या है, प्रचित। अब तुरंत अंतर आपको पकड़ना है कि अगर अपराध के लिए षड्यंत्र रचा गया है तो कोई कार्य किया जाना आवश्यक नहीं, मात्र सहमति ही व्यक्ति को क्या बना देगी, दोषी। लेकिन अगर विधि द्वारा प्रतिषिद्ध कार्य करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है तो उस षड्यंत्र के अनुसरण में, परंतु ये बताता है कि कुछ न कुछ कार्य एक या एक से अधिक षड्यंत्र के पक्षकारों द्वारा किया जाना क्या है, आवश्यक। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट की धारा 23 वाला करार षड्यंत्र है या टीपीए की धारा 6 में आने वाले मामले में, तो कुछ न कुछ कार्य का किया जाना क्या है, आवश्यक। लेकिन अपराध के मामले में आवश्यक नहीं। एक और देखिए, जो सिविल का, समय भी हो गया भाई, तो आईपीसी भाई चलाते हैं, क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी आज समाप्त करना, सीआरपीसी कल चलेगी, क्योंकि बीच में रोकने पर फिर आपका शुरुआती दौर से लाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि आज पूरा क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी समाप्त किया जाए, ताकि अगले टर्न से आपका कह सकते हैं 121 से उठाया जाएगा और 5-6 दिन में आपका 298 तक निपटा दिया जाएगा मैंने अगले हफ्ते तक, क्योंकि बीच की जो धाराएं हैं वह ज़्यादातर प्री वाली हैं। तो प्री वाली धाराएं हैं तो प्री के स्टाइल में क्या करिए, 100-150 धारा अगले हफ्ते तक निपटा दीजिए, फिर 299 से समय लगेगा। तो अभी आपका आईपीसी चलेगी भाई, ताकि क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी आज पूरी तरह समाप्त किया जाए।